नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की नौ खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सासाराम से, जहां पटरी से मालगाड़ी के 13 डिब्बे उतरे हैं। गया डीडीयू रेलखंड की पूरी घटना। अप और डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन इस वक्त बाधित हो चुका है। डेहरी के तेंदुआ बुसाधी गांव के पास यह हादसा हुआ है, तो अप और डाउन लाइनों पर परिचालन बाधित हो चुका है। पटरी से मालगाड़ी के 13 डिब्बे डिरेल हो गए हैं, जिसकी वजह से अप और डाउन लाइन के परिचालन पर असर पड़ा है। परिचालन बाधित कर दिया गया है। गया डीडीयू रेलखंड की पूरी घटना। डेहरी के तेंदुआ दुसाधी गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो आप तस्वीरें देखिए, जहां पर मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। गया डीडीयू रेलखंड की पूरी घटना बताई जा रही है, जिसकी वजह से अप और डाउन लाइन दोनों पर परिचालन बाधित हो चुका है। बुसाधी गांव के पास यह हादसा हुआ। डेहरी के तेंदुआ दुसाधी गांव के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए, मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। गया डीडीयू रेलखंड की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल टीम वहां पर मौजूद है और अप और डाउन लाइनों पर परिचालन जो बाधित हुआ है उसको सुनिश्चित करने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो डेहरी के तेंदुआ दुसाधी गांव के पास यह हादसा हुआ, जहां पर मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। गया डीडीयू रेलखंड की पूरी घटना बताई जा रही है और 13 डिब्बे पटरी से डिरेल होने की वजह से अप और डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन बाधित हो चुका है। तो डेहरी के दुसाधी गांव के पास यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 13 डिब्बे डिरेल हो गए, यानी कि पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से अप और डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन बाधित हो चुका है। टीम वहां पर मौजूद है और लगातार परिचालन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, अप और डाउन लाइन दोनों पर परिचालन ठप है, परिचालन बाधित हो चुका है। गया डीडीयू रेलखंड के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। डेहरी के तेंदुआ दुसाधी गांव के पास हादसा हुआ, जहां पर मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए, जिसकी वजह से वहां पर कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। डेहरी के दुसाधी गांव के पास यह हादसा हुआ है और प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। लगातार प्रयास किया जा रहा है। और बड़ी खबर रांची से, जहां ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। 21 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। यह छापेमारी 22 फरवरी तक चली, जिसके बाद मुख्य अभियंता को ईडी ने डिटेन किया। छापेमारी खत्म होने के बाद देर रात तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस पूछताछ के क्रम में और इस छापेमारी के दौरान मिले साक्ष्यों का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया गया, जिसमें कई बातें सामने आई। वीरेंद्र राम के अकूत संपत्ति की जानकारी ईडी को इस छापेमारी में मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए वीरेंद्र राम को ईडी की ओर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी ने वीरेंद्र राम के खिलाफ से जुड़े केस को लेकर छापेमारी की थी। 2019 में एसीबी के द्वारा दर्ज किए गए मामले को ईडी ने आगे बढ़ाते हुए यह केस दर्ज किया था। मामले की अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी ओम प्रकाश। की दबिश जब भी देखने को मिलती है, उसके बाद झारखंड में कोई ना कोई धन कुबेर का पता चलता है। ऐसा ही एक मामला अब सामने आ चुका है और इसी मामले को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि वीरेंद्र राम के घर पर ईडी के द्वारा 21 फरवरी को दबिश दी गई थी। सुबह 6:30 बजे से वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के 24 ठिकानों पर देश भर में अलग अलग जगहों पर ये छापेमारियां हुई, जिसके बाद इस जो वीरेंद्र राम है उन्हें हिरासत में लिया गया। बता दें कि सुबह 21 फरवरी को सुबह 6:30 बजे जब ये छापेमारी शुरू हुई, तो वो देर शाम तक, अगर कहा जाए तो 22 फरवरी को दोपहर 3:50 तक ये छापेमारी चलती रही, जिसके बाद वीरेंद्र राम को हिरासत में लिया गया और उन्हें ईडी के दफ्तर, यही वो रांची का ईडी दफ्तर है जहां उन्हें लाया गया, जिसके बाद उनसे गहनता से पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें 12:30 बजे के करीब में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि की गई। बता दें कि करीब 1 बजे रात तक उनसे
पूछताछ की गई है, जिसके बाद अधिकारी निकले हैं। आज फिर ये पूछताछ का सिलसिला जारी होगा और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना होगा कि इस पूछताछ में और जो साक्ष्य मिले हैं इस छापेमारी में, उसके बाद ईडी का अगला स्टेप क्या होता है और किस तरह से ईडी इनके उन सरपरस्तों तक भी पहुंचती है जो इनके ऊपर मेहरबान थे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, गिरफ्तारी हो गई लेकिन अभी पूछताछ भी होगा और ईडी के समक्ष वो पेश होंगे, क्या कुछ सवालात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उनकी छापेमारी में कई जानकारियां जो हाथ लगी हैं, साफ तौर से अगर कहा जाए तो कई अचल संपत्तियों की जानकारियां भी मिली है और उसी के अनुसार जो ईडी की पूछताछ है वो यहां पर जारी होगी। अभी थोड़ी देर में ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे और फिर से एक बार पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, जिसके बाद कोर्ट की प्रोसेस जो है उसके बाद शुरू की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र राम की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, तो वहीं उनके जो सरपरस्त थे, जो उनके भी धड़कनें जो हैं वो तेज हो चली हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से ईडी के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिस तरह से तमाम जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, उससे कई बातें साबित होती हैं कि झारखंड में जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई पूर्व में पेंडिंग थी, अगर कहा जाए तो अब उसे धार देने में बल मिल सकता है। साफ तौर से अगर बात करें तो इन पर 2019 में एसीबी के द्वारा जब दबिश दी गई थी उसमें कई मामले सामने आए थे। बावजूद इन्हें ग्रामीण विकास विभाग जैसे मुख्य पद का जो मुख्य अभियंता है उसे बना दिया गया, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। उस वक्त भी कई सवाल उठे थे उस पद को देने को लेकर। बावजूद उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए इन्हें मुख्य अभियंता का पद दिया गया। लेकिन अब ईडी की कार्रवाई में काफी कुछ चीजें जो हैं वो सामने हुई हैं और उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो पाई है। तो देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद और फिर जो लोग इन्हें कहीं ना कहीं शह दे रहे थे उन्हें किस तरह से अब ईडी के द्वारा। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर कार्रवाई में सत्ता के गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। सत्ता पक्ष ने चुप्पी साध रखी है तो वहीं विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। कुछ प्रश्न आपको नहीं पूछना चाहिए और हमको जवाब नहीं देना चाहिए है ना? मेरा ये कहना है कि ऐसे जो सैकड़ों वीरेंद्र राम है उनके यहाँ भी छापामारी जब तक नहीं होगा तो ये काला धन वापस नहीं निकलेगा। सवाल ये है कि जो पावर में होते हैं ना, वो पावर में करप्ट हो जाता है और अपने पावर का दुरुपयोग कर ये धन इकट्ठा करते हैं। ये सब जानता है, ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग जानते हैं। भ्रष्ट आचरण कर रहा है। वीरेंद्र राम एक उदाहरण है। दर्जनों वीरेंद्र राम अभी भी शासन में मौजूद हैं और उन्हीं की चलती है। बाकी सारे के सारे लोग मनहूसियत के शिकार हो गए हैं, वे अपनी किस्मत को कोसते हैं। और गोपालगंज जेल में बंद मोबाइल निगलने वाले कैदी की जान आईजीआईएमएस के डॉक्टरों ने बचा ली है। डॉक्टर आशीष झा ने कैदी के पेट में फंसे मोबाइल को बाहर निकाल दिया है। दरअसल गोपालगंज जेल में बंद कैदी कैशल अली ने छापेमारी में पकड़े जाने के डर से मोबाइल निकाल लिया था, जिसके बाद 2 दिनों तक उसके खाने की थैली में मोबाइल फंसा हुआ था और वो दर्द से कराहता रहा। पुलिस सुरक्षा में पहले उसे सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे पटना आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया। आईजीआईएमएस में डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के ही उसके पेट से फंसे मोबाइल को बाहर निकाल दिया है। और खबर हाजीपुर से, जहां दहेज लोभी ससुराल वालों ने केरोसिन छिड़ककर एक नवविवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश की है। नवविवाहिता गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। गनीमत रही कि सही समय पर पति पहुंच गया और किसी तरह आग बुझाकर पत्नी को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी मिल रही है कि 2 दिसंबर को ब्याह कर गई पूजा ने अभी ससुराल को ठीक से समझा भी नहीं था कि उसकी सास, गोतनी, ससुर और भैंसुर ने मिलकर उसे जलाकर मारने का प्रयास किया। यह सनसनीखेज मामला वैशाली के चंपापुर अग्रेल गांव का है। एसडीपीओ ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही घायल लड़की के बयान पर केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास भी जारी है।
अस्पताल में इलाज करा रही है पूजा कुमारी 22 साल और इनकी शादी को 2 महीना भी हुआ है। ये बलिगांव थाना क्षेत्र के चंपापुर अगरेल खुर्द की रहने वाली है और महुआ थाना ने इनका फर्द बयान लिया है। इनका एलिगेशन है कि इनके ससुराल वाले दहेज प्रताड़ना के कारण इनको आज जलाने का प्रयास किए, जिसमें ये झुलस गई और इनके पति ने इनको बचाया। और पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रुई के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। लाखों के नुकसान का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। रुपसपुर इलाके की पूरी घटना, जहां पर रुई के गोदाम में आग लग गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। लाखों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। हालांकि दमकल की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। और बिहार में होली करीब आते ही शराब तस्कर काफी सक्रिय हो चुके हैं। शराब की तस्करी के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज से सामने आया है, जहां कुचायकोट थाने की टीम ने शराब से भरी एक क्रेटा कार को जब्त किया। साथ ही एक शराब तस्कर को भी यहां पर पुलिस की ओर से अरेस्ट किया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि बीते 24 घंटे में 75 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 24 घंटे में सभी थानों को एस ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया था और इसके क्रम में जिला में कुल पिछले 24 घंटे में 75 गिरफ्तारियां की गई हैं और भारी मात्रा में सभी थानों में शराब की बरामदगी की गई है। इसी क्रम में कुचायकोट थाना अंतर्गत एक अल्टो क्रेटा गाड़ी है, उसमें भी काफ़ी मात्रा में शराब छुपा कर लाया जा रहा था, उसको भी पकड़ा गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। एक की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें। और बड़ी खबर दिल्ली एमसीडी से है, जहां स्थायी समिति के चुनाव में रात भर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान बीजेपी और आप के पार्षदों में भिड़ंत हुई है। पार्षदों पर एक दूसरे के ऊपर पानी की बोतलें और बैलेट बॉक्स फेंकने का आरोप लगा है। हंगामे की वजह से एमसीडी की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। 8 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से कल रात बवाल हुआ, सदन अखाड़ा बन गया। पार्षदों के बीच झड़प की तस्वीर देखने को मिली। एक दूसरे पर पानी फेंका गया, पानी की बोतलों से वार किया गया। बैलेट बॉक्स तक यहां पर एक दूसरे पर पार्षदों ने फेंका। पार्षदों में हाथापाई की भी तस्वीर देखने को मिली। वहीं पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, कागज फेंकते भी पार्षद नजर आए। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से कल एमसीडी में मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला। पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी फेंका, हाथापाई हुई उनके बीच और सदन कुछ वक्त के लिए अखाड़ा बन गया। पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली एमसीडी की ये तस्वीरें, जहां पर सदन में आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच भिड़ंत हुई। एक दूसरे पर पानी की बोतल फेंकी गई, एक दूसरे से हाथापाई किया गया, यहां तक कि बैलेट बॉक्स भी एक दूसरे पर फेंका गया। और बिहार फुटबॉल संघ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रविंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद उनके बेटे ने श्राद्ध क्रम के लिए अनोखी तैयारी की है। श्राद्ध क्रम के लिए छपवाए गए निमंत्रण कार्ड को फुटबॉल का आकार दिया गया है। साथ ही श्राद्ध क्रम में जो स्टूल और टेबल लगवाए जा रहे हैं उसे भी फुटबॉल की तरह ही सजाया जा रहा है। बता दें आपको कि रविंद्र सिंह ने अपने घर का नाम ही फुटबॉल हाउस रख दिया था। उन्होंने गेट से लेकर गार्डन तक सबको फुटबॉल फील्ड की तरह सजा कर रखा है। मेरे पिताजी बिहार फुटबॉल ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी थे, मुंगेर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव भी थे। उनके रगों में फुटबॉल ही फुटबॉल था। अपने परिवार को भी मैंने फुटबॉल के रूप में सबको फुटबॉल के रूप दिए, फुटबॉल खिलाड़ी बनाए, घर को भी फुटबॉल के रूप में दिए। और उनके चले जाने से मुंगेर को, बिहार को, सबको एक सूनापन लगा, स्पोर्ट्स जो ने सूनापन लगा। और हम लोग सोचे उनको एक फुटबॉल का जो निमंत्रण कार्ड बना, एक फुटबॉल का आकार दे उसमें। और वैशाली की महुआ में चोरों ने पुल का नट बोल्ट चोरी करना शुरू कर दिया है। नट बोल्ट चोरी होने के बाद कभी भी पुल पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यहाँ नट नहीं है, यहाँ भी नट नहीं है। यहाँ से बोल्ट गायब है।
यहाँ बोल्ट ना होने के बाद भी लोग इस पुल से आते जाते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। अब आप कहेंगे कि इस पुल का नट बोल्ट कहाँ गया, तो जान लीजिए, पुल का नट बोल्ट चोरी हो गया। शातिर चोरों ने धीरे धीरे पुल का नट बोल्ट खोलकर गायब कर दिया है। ये तो गनीमत रही कि लोगों को इसकी भनक लग गई, नहीं तो पूरे पुल की चोरी हो जाती। उससे पहले ही मामले का खुलासा हो गया। प्रशासनिक लापरवाही के लिए चोर निरंतर सक्रिय हो रहा है और प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। आते और जाते हैं उसी पुल से। अब पुल का गटर खोल दिया गया। हमको देखने से प्रतीत होता है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तस्वीरें वैशाली के महुआ की है। कुशहर घाट के पास वाया नदी पर बने लोहे के पुल से चोरों ने नट बोल्ट चोरी कर लिया, जिसके बाद प्रशासन ने बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने महुआ समस्तीपुर सड़क मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा किया। सड़क जाम के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है और आम लोगों को परेशान कर रही है। अब सोचिए जरा, जब किसी राज्य में पुल की चोरी होने लगे तो समझा जा सकता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और शेखपुरा में सिंचाई विभाग ने हर खेत को कम पानी पहुंचाने के लिए कारगर पहल की शुरुआत की है, जिसके कारण अब कम पानी में ज्यादा खेत का पटवन आसानी से किसान कर सकेंगे। खेत की सिंचाई करने और सुखाड़ से निजात दिलाने के लिए सिंचाई विभाग ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत मिनी स्प्रिंकल बोरिंग से खेत पटवन करने की शुरुआत की है, जिससे खेत का पटवन आसानी से हो रहा है और किसानों में भी खुशी है। उससे किसानों को वाटर संचय, पानी संचय करने में बहुत लाभ होगा। किसान कम पानी में खेती कर सकेंगे तथा यहाँ चूंकि शेखपुरा जिला में ड्राई हमेशा स्पेल रहता है, जिसमें कम पानी में खेती करने के लिए ये योजना काफ़ी लाभकारी होगा। सुखाड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को 90% अनुदान की बात कही जा रही है। अब देख लीजिए, ड्रिप एंड स्प्रिंकलिंग योजना है, जिसके तहत पूरे कम पानी में पूरा पटवन की व्यवस्था है। आप देख लीजिए, और जिस मैंने सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए इस तरह की योजना चलाई गई है और काफ़ी लाभ है किसानों को इससे। अगर ये किसान बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होगा, सुखाड़ की स्थिति भी बचा होगी। यहाँ पर हम किसान से जानेंगे कि इस योजना कैसे लिए और क्या क्या लाभ होगा इससे, बताइए। पहले आपका चैनल को हमारे तरफ से धन्यवाद। इस योजना तो हम लोग बहुत दिन से लगे हुए थे, 1 साल से, लेकिन कोई आदमी मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर मिले तो काम हुआ है। इससे यही लाभ है कि देखिए, आने वाले समय में पानी का बहुत किल्लत होने वाला है और इस तरह से ही सरकार का भी योजना है और हम लोग को भी जल बचाना है। क्योंकि स्प्रिंकल योजना से, जो मिनी स्प्रिंकल योजना लगाया गया है, इससे पटवन, पानी का बचत होगा और पटवन भी ज़्यादा एरिया को प्रभावित करेगा और पैदावार भी बेहतर होगा। सुखाड़ से लोगों को बचा होगा। जरूरत है जिला प्रशासन को कि बड़े पैमाने पर इस योजना को लागू करने का, ताकि जो सुखाड़ से परेशान यहाँ के किसानों को लाभ मिल सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। और डीएमसीएच 98 साल का हो गया है। स्थापना दिवस समारोह में पुराने छात्र पहुंचे, साथ ही परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। 21 गोल्ड मेडल में से 14 पर छात्राओं ने कब्जा जमाया है। पिछले साल जितने भी डॉक्टर रिटायर हुए, उन्हें भी सामूहिक विदाई दी गई। तो 21 छात्रों को यहां पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पिछले साल जितने भी डॉक्टर रिटायर हुए, उन्हें भी सामूहिक विदाई दी गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।